करंट है वो किधर घूम रही होगी, एंटी क्लॉकवाइज, सो प्लीज मेंशन इट, दिस इज I2 and I2 is moving from right to left. So now we will calculate the I2. I2 is what? Now I2 is 12 divided by how much? 8 to 6 and 6 sorry 8 और 2 10 and 10 plus 6 16. तो मैं 4 से डिवाइड करता हूँ, 3 जा 4 जा, that is 0.75. But keep in mind it is from right to left. तो ये हो गया स्टेप नंबर फर्स्ट, ये हो गया स्टेप नंबर सेकंड. नाउ आई एम टेकिंग द स्टेप नंबर थर्ड. ठीक है यहां तक. तो स्टेप नंबर थर्ड ले रहा हूं मैं. थर्ड स्टेप में देखो क्या बता रहा हूं मैं. स्टेप नंबर थर्ड में जो है हमें लेना है 4 एम्पियर का करंट सोर्स. तो हम क्या कर रहे हैं, 4 एम्पियर का करंट सोर्स ले रहे हैं. 4 एम्पियर के करंट सोर्स की वजह से जो 8 ओम है उसमें मैं मान ले रहा हूं I3. ठीक है यहां तक. सो 4 एम्पियर की वजह से क्या मिल रहा हूं मैं, 8 ओम में I3. और उसी समय जो है अब हमारे बचे 16 और 12, ये दोनों शॉर्ट हो जाएंगे, 12 वोल्ट भी शॉर्ट हो जाएगा और जो 16 वोल्ट है वो भी क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा. ठीक है यहां तक. तो बना दीजिए डायग्राम जो हम लोगों ने स्टेप में लिखा हुआ है. शॉर्ट हो गया शॉर्ट, ये हो गया आपका 6 ओम, ये हो गया आपका 2 ओम और ये रहा आपका 4 एम्पियर एज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. एंड दिस इज योर व्हाट 8 ओम. एंड चेक करते हैं कि डायरेक्ट करंटों की डायरेक्शन कैसी रहेगी. अभी वो निकाल लेंगे हम लोग नाउ. अब चेक करते हैं कि इस 4 एम्पियर की वजह से 8 ओम में जो करंट की डायरेक्शन वो क्या रहेगी. लेट्स सी. सो दिस इज योर डायरेक्शन. नाउ कुछ इस 4 एम्पियर का कुछ पार्ट जो है वो इधर जाएगा और कुछ पार्ट इधर जाएगा. इधर हमें जो क्वेश्चन में पूछा गया वो इसी में पूछा गया. सो I3 विल बी इन दिस डायरेक्शन. ना अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. इसको सॉल्व करने का बहुत अच्छा तरीका मेरे को दिख रहा है. ये जो दोनों रेजिस्टेंस 8 और 6 जो है वो सीरीज में है. तो इसको डायग्राम को मैं फर्दर सही से कर रहा हूं तो ध्यान रखिएगा. ये हो गया आपका 2 ओम. ठीक है यहां तक. और ये रहा आपका 4 एम्पियर. ठीक है यहां तक. और इसके बाद जो डायग्राम बना हुआ है वो ऐसे बना हुआ है. डायग्राम है आपका यही तो बना हुआ है. सो अगर ध्यान से देखें ये 2 ओम और ये 8 और जो 6 ओम है ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है और उनके साथ ही सब कुछ पैरेलल में दिखाई दे रहा होगा. सो यही तो हो गया I3. नाउ अब हम अगर पैरेलल सर्किट है तो पैरेलल सर्किट के सबसे इजी रूल जो है वो क्या है, करंट डिवीजन रूल. तो मैं करंट डिवीजन रूल यहां लगा रहा हूं. इसके लिए देखिएगा I3 इक्वल्स टू सोर्स करंट. और सोर्स करंट की वैल्यू कितनी, 4 एम्पियर मल्टीप्लाई बाय, अब हमें निकालना है करंट 8 ओम में और 8 और 6 तो सीरीज में है तो इसका अपोजिट होगा 2. इसका अपोजिट क्या होगा, 2 होगा. डिवाइड बाय सम. सम का मतलब अपोजिट प्लस द सेम रेजिस्टेंस जहां पे हमें करंट निकाली. तो 8 प्लस 6 14. तो मैं इसको लिख दे रहा हूं जिससे आप भूले ना. क्लियर है. अब आगे बढ़ते हैं. हमारा क्वेश्चन हो गया 4 इंटू 2 डिवाइड बाई 8 और 6 14 2 18. सो 18 को मैं काटूं 2 नीम 18. सो इट इज व्हाट, आई थिंक कोई गलती तो नहीं हुई है. लेट्स सी कोई रेजिस्टेंस मिस ना हुआ हो. 6 2 4 8 बिल्कुल परफेक्ट है. 16 6 6 6 ठीक है बिल्कुल. मैं एक बार और चेक कर लूं. 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 वेरी गुड. एंड सॉरी ये 16 होगा. देखिए अभी गलती हो जाती है हमसे. ये होगा 16. 8 और 6 14 होते हैं. 14 2 16 होता है. अभी हो जाती है गलती. तो 4 1 जा 4 4 जा. सो इट इज विट हमारा 1. एक मिनट में फिर से करता हूँ इसको कैलकुलेशन को, शायद गलती ना हो. तो ये हो गया 8 डिवाइड बाई और ये हो गया 8 और 6 14 और 16. इट इज 1/2. 1/2 का मतलब 0.5. ठीक है यहाँ तक बिल्कुल करेक्ट है. अब चेक करते हैं हम अपना फाइनल स्टेप. ना फाइनल स्टेप चेक करने से पहले हम देख कुछ गड़बड़ नहीं हुई है. 1.75 एंड प्लीज मार्क द करंट डायरेक्शन ऑल्सो. सो हमने तीनों स्टेप सॉल्व कर लिए इस क्वेश्चन के. अब हम आगे बढ़ते हैं 4th स्टेप की तरफ. ठीक है. अब 4th स्टेप में हमें करंट करना है द सम ऑफ द करंट. तो चेक करते हैं कौन सी करंट सेम डायरेक्शन में और कौन सी करंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है. तो मुझे यहां से जो दिखाई दे रहा है I1 लेफ्ट टू राइट, I2 किधर है, I2 ये रहा सेकंड स्टेप में.
this is from right to left, and I3 is where, and I3 is from left to right. That's good. So ये हो गई. अब चेक करते हैं जो करंट सेम डायरेक्शन में उनको ऐड कर लें और जो अपोजिट डायरेक्शन में उसको क्या कर लें, सब्ट्रैक्ट कर लें. So it is 1 minus 0.75 और it is what, plus 0.5. ठीक है. So it is coupled to here, so it is 1.5 minus 7.75. So 1.5 minus 7.5, that is 0.75. ठीक है यहाँ तक. तो ये हमारा आंसर आ गया 0.75. ठीक है यहाँ तक. अगर इस क्वेश्चन को आपको याद हो, यही क्वेश्चन मैंने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में कराया था. उस समय ये जो क्वेश्चन का आंसर आया था एक लाइन में आया था. कैसे आया था, इन दोनों को इनका सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन माना था, एकदम सीरीज सर्किट बन गया था और आंसर आया था 0.75. बट प्रॉब्लम देखिएगा होती क्या है, क्योंकि मुझे कंक्लूजन देने हैं, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन सॉल्व करने का बेस्ट जो तरीका मैंने बताया ना, आप न्यूमेरिकल को स्ट्रॉन्ग करिए. सो अब मैं कंक्लूजन देना चाह रहा हूं. जो क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड थे उनमें नंबर ऑफ स्टेप्स कितने थे, 2 थे. बट इस क्वेश्चन में जो स्टेप है वो 3. तो मीनिंग हुआ एज नंबर ऑफ स्टेप्स इंक्रीजेस, सॉरी एज नंबर ऑफ सोर्सेज इंक्रीजेस, number of steps to solve the superposition theorem increases. This is the drawback of the theorem. Clear है. तो इसको मैं भी लिखवाऊंगा. As number of sources increases, as number of independent sources increases, the steps required to solve the problem is increases. This is the main drawback of the superposition theorem. Then दूसरा drawback क्या है? This superposition theorem is not used for the power calculation. ये सुपरपोजिशन थ्योरम के 2 ड्रॉबैक हो गए. क्या है, सोर्स जैसे नंबर ऑफ सोर्स बढ़ते जाएंगे थ्योरम जो है लेंथी होती चली जाएगी, आपको ज्यादा स्टेप बनाने पड़ेंगे. और दूसरा जो इसका ड्रॉबैक है वो सुपरपोजिशन थ्योरम जो है पावर कैलकुलेशन के लिए इन जनरल यूज नहीं होती है, कुछ सर्टेन कंडीशन में होती है. वो कब होगी वो देख लेंगे आगे. अब अगली बात करूं मैं इसके एडवांटेज की. सुपरपोजिशन थ्योरम का देखिए एडवांटेज यहां से क्लियरली दिख रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा. सुपरपोजिशन थ्योरम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था मेरे को, ठीक है. बट जैसे मैंने स्टेप 1 लगाया, देखिए सीरीज सर्किट हो गया. स्टेप 2 लगाया, फिर ये सीरीज सर्किट हो गया. और स्टेप 3 लगाया, सिंपल पैरेलल सर्किट हो गया. मीनिंग क्या है, व्हेन यू सॉल्व द प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम, इट रिड्यूसेस योर सर्किट इनटू अ सिंपलर फॉर्म, आइदर सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट. दैट मींस योर सर्किट बिकम्स टू इजी टू हैव द कैलकुलेशन. क्लियर है बात. तो यहां तक मैंने आपको 2 ड्रॉबैक बता दिए और एक इसका क्या बता दिया, एडवांटेज बता दिया कि क्या क्या होते हैं. मैं डेफिनेशन ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, तो डेफिनेशन बता दी मैंने. और आई थिंक 4 न्यूमेरिकल होगा इस पर. और फिर मैंने एक एडवांटेज बता दिया, 2 ड्रॉबैक बता दिए. एंड द लास्ट थिंग दैट इज रिमेनिंग फॉर द सुपरपोजिशन थ्योरम इज लिमिटेशन. एंड फॉर द सुपरपोजिशन थ्योरम लिमिटेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. तो अभी देखते हैं हम अपनी लिमिटेशन कि क्या लिमिटेशन होती है. तो पहले मैं ड्रॉबैक और एडवांटेज लिखा दे रहा हूं जिससे कि आप याद कर लें. होपफुली ये बात समझ में आ गई होगी अब आपको, अगर आप कंसंट्रेटली पढ़ रहे हैं. So let's see the advantage and disadvantage of this theorem. क्लियर है. तो मैं लिखा रहा हूं, देखिएगा. सबसे पहले लिखा रहा हूं मैं एडवांटेज थ्योरम का. एडवांटेज, ठीक है. तो एडवांटेज क्या है, when we apply superposition theorem, in each step circuit becomes very easy to solve. ठीक है, अगर बात समझ में आ गई होगी. जैसे अभी मैंने बताया, जो हमारा 4th न्यूमेरिकल था उसमें ही ये बताया था. तो ये हो गया इसका एडवांटेज ना. ड्रॉबैक क्या है, ड्रॉबैक देखें. ड्रॉबैक नंबर 1 क्या है. ड्रॉबैक 1 क्या कह रहा है, एज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट, ध्यान दीजिएगा मैंने डिपेंडेंट वर्ड यूज नहीं करा है. एज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सोर्स increases, as number of independent source increases, number of steps
required number of steps required to solve the problem increases, ठीक है, that is means time consuming. It is what? Time consuming process, ठीक है यहां तक. दूसरा क्या ड्रॉबैक है इस थ्योरम का? दूसरा ड्रॉबैक ये है, जब हम इस थ्योरम को सॉल्व करते हैं, it is not used for power calculation, ठीक है यहां तक. सो अप टू हियर हमने डेफिनेशन कवर कर ली और एडवांटेज भी बता दिए और ड्रॉबैक भी बता दिए और न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लिए कि कैसे कैसे इसको न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. अब हम अगला जो देखेंगे इसमें कुछ इसकी लिमिटेशन है, लिमिटेशन कैसे बनेगी और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और सॉल्व करेंगे जिससे आपको जो सुपरपोजिशन थ्योरम है बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए. तो नेक्स्ट देखते हैं हम लिमिटेशन ऑफ द सुपरपोजिशन थ्योरम. नाउ स्टार्ट करते हैं हम अपनी लिमिटेशन ऑफ द सुपरपोजिशन थ्योरम. अभी ध्यान रखना जो लिमिटेशन ऑफ द सुपरपोजिशन थ्योरम है, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द स्टेट लेवल एंड योर जेईई एग्जाम. Okay, so first, superposition theorem is valid when the number of sources greater than 2. आप कोई भी न्यूमेरिकल उठा के देख लीजिए जो सुपरपोजिशन थ्योरम का सॉल्व किया था, उसमें क्या एक सोर्स प्रेजेंट था? नहीं था. मिनिमम कितने सोर्स प्रेजेंट थे? 2. तो अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल बनाना चाहूं तो ध्यान से रखिए, मैं कुछ अपडेट कर रहा हूं चीजें. अगर मैं इसका एग्जाम्पल बनाना चाहूं यहाँ पर, अगर आपका सर्किट कुछ इस तरीके से दे दिया जाए, ध्यान रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, दिस V1 एंड दिस इज स्ट्रेट. सो दिस इज V1, दिस इज R1, दिस इज R2, R3 एंड R4. और आपसे ये कह दिया जाए अगर सारी वैल्यूज गिवन हो, यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम फाइंड करंट I. तो आपका सिंपल सा आंसर क्या होगा? सुपरपोजिशन थ्योरम is not applicable to this circuit because in this circuit the number of sources are only one, so superposition theorem cannot be applied. अगली लिमिटेशन की तरफ बढ़ते हैं. सुपरपोजिशन थ्योरम is valid for the linear elements and network. Now अगर पहली लाइन आपको ध्यान हो, सुपरपोजिशन थ्योरम is only valid for the linear elements and network because it is based on linearity. It is based on linearity. Clear है बात? So अगली लिमिटेशन है, सुपरपोजिशन थ्योरम is used for the power calculation. This theorem is only used for power calculation only. क्लियर है बात? तो सुपरपोजिशन थ्योरम जो है पावर कैलकुलेशन के लिए यूज हो सकती है. इसका क्या मीनिंग है देखिए, मैंने 2-3 न्यूमेरिकल में लगभग आपको बताया है. दैट मींस you can apply I equals to I1 plus I2. That is principle of current calculation valid, principle of voltage calculation is valid, but the principle of power superposition is not valid. ये कब valid होगा? I have a question on that. Clear है? नेक्स्ट है हमारे पास कुछ नोट मैंने बता रहा हूं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. Superposition theorem is applicable for both AC and DC circuit. तो सुपरपोजिशन थ्योरम में चाहे आपके सोर्स AC टाइप हो चाहे DC टाइप हो, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है. ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर AC के लिए एप्लीकेबल है. तो सुपरपोजिशन थ्योरम इज वैलिड विद AC सोर्स एंड DC सोर्स बोथ. क्लियर है बात? अगली बात आ जाते हैं, सुपरपोजिशन थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर द टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट एलिमेंट्स बोथ. ठीक है, ये बात भी AC और DC से रिलेटेड है. नाउ सुपरपोजिशन थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट सोर्सेस. नाउ इंडिपेंडेंट आपको पता ही है, मैं बता चुका हूं इंडिपेंडेंट क्या होते हैं. इंडिपेंडेंट का मतलब ये वाले लोग या AC में आ जाए तो सर्किल ऐसे बनाएगा, और डिपेंडेंट वर्ड होंगे तो ये होगा या तो प्लस माइनस होगा या इसके अंदर क्या होगी, करंट डायरेक्शन होगी अगर ये करंट सोर्स है. ठीक है, अगली बात करते हैं नोट पॉइंट में. सुपरपोजिशन थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर द एक्टिव एंड पैसिव. जाहिर सी बात है, जो वोल्टेज सोर्स है वो एक्टिव एलिमेंट है और जो RLC है दे आर द पैसिव एलिमेंट.
Now number of steps required in superposition theorem is equal to the only independent source. This is the important thing that we have to learn, क्योंकि ये बातें किताबों में लिखी नहीं है और ये बातें मिलेंगी कहां से आपको, जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो जो सुपरपोजिशन थ्योरम है उसकी खास बात क्या है, जब सुपरपोजिशन थ्योरम सॉल्व करते हैं तो नंबर ऑफ स्टेप जो है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सोर्स के बराबर होते हैं। अगर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सोर्स, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं यहां पर, किसी सर्किट में, इन एनी सर्किट वी हैव m independent sources and n dependent sources, then the number of steps is पहला ऑप्शन है आपका m, दूसरा ऑप्शन है n, अगला ऑप्शन है m माइनस n और अगला ऑप्शन है m प्लस n। सो कौन सा ऑप्शन आप चूज करेंगे? सो फॉर द सुपरपोजिशन थ्योरम द नंबर ऑफ स्टेप्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू द ओनली इंडिपेंडेंट सोर्स। सो योर ऑप्शन ए इज करेक्ट। कैसे ये सही होगा उसके लिए मैंने यहां पर कुछ लिख रखा, रेफर क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि अगला जो मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं वही आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें मैं ये सारी चीज क्लियर कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इन सुपरपोजिशन थ्योरम डिपेंडेंट सोर्सेज आर लेफ्ट इनएक्टिव व्हाइल द डिपेंडेंट सोर्सेज आर डीएक्टिवेटेड। मीनिंग क्या है, जब सुपरपोजिशन थ्योरम हम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सोर्स दोनों के साथ सॉल्व करते हैं तब होता क्या है, हम डिपेंडेंट सोर्स को ना शॉर्ट कर सकते हैं ना ओपन, जो ये जैसी कंडीशन में इसको एज इट इज रखते हैं। बट आपने देखा जो इंडिपेंडेंट सोर्स हैं, अगर वोल्टेज सोर्स है तो वो शॉर्ट, दैट मीन दे आर रिप्लेस्ड बाय जीरो, शॉर्ट सर्किटेड। अगर कोई करंट सोर्स है देन इट इज रिप्लेस्ड बाय ओपन सर्किट और रिप्लेस्ड बाय इनफाइनाइट इंपीडेंस। एंड लास्ट पार्ट है इसका नोट का, why superposition theorem is not used in power calculation and at what condition it can be used for the पावर कैलकुलेशन। ये देखते हैं हम आगे क्या होता है। सो ये अगर मैं थ्योरी की बात करूं तो आई कवर्ड 100% थ्योरी अबाउट द सुपरपोजिशन थ्योरम। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, फिर डेफिनेशन के साथ मैंने एक न्यूमेरिकल लिया था जिसमें एक 12 वोल्ट 1 ओम 1 ओम 1 ओम और 6 वोल्ट का एक सोर्स कनेक्ट किया था। उसकी हेल्प से मैंने आपको करंट की कैलकुलेशन, वोल्टेज की कैलकुलेशन करके दिखाई थी, फिर पावर की कैलकुलेशन भी करके दिखाई थी कि पावर अगर निकालने को आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे। इसके बाद मैंने वहीं पर आपको स्टेटमेंट क्लियर किया था विद द हेल्प ऑफ दैट न्यूमेरिकल। फिर उसके बाद मैंने न्यूमेरिकल नंबर 2nd, 3rd और 4th लिए थे। फिर मैंने वहां पे आपको सुपरपोजिशन के स्टेप्स और क्लियर किए थे और वहां फिर बताया था हाउ वी कैन यूज सुपरपोजिशन थ्योरम फॉर द करंट कैलकुलेशन एंड वोल्टेज कैलकुलेशन एंड नॉट यूज फॉर द पावर कैलकुलेशन। इसके बाद जो है हमारा, हमने उन्हीं 3 न्यूमेरिकल से जो क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd और 4th थे, वहां से मैंने क्या निकाले, जो तो 3rd न्यूमेरिकल था और जो 2nd न्यूमेरिकल थे उनसे मैंने क्या देखा, सॉरी 3rd और 4th न्यूमेरिकल से जो मैंने देखा था कंबाइनली कि जो 2nd और 3rd न्यूमेरिकल है वहां नंबर ऑफ स्टेप्स, नंबर ऑफ सोर्स 2 थे और जो 4th न्यूमेरिकल था उसमें नंबर ऑफ जो सोर्स थे 3 थे। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ सोर्स बढ़ते जाएंगे हमारे जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं वो बढ़ते जाएंगे। क्लियर है? तो जैसे जैसे सोर्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ेंगे तो हमें थ्योरम से जो करंट कैलकुलेशन और वोल्टेज कैलकुलेशन में बड़ी दिक्कत होंगी। दिक्कत का मतलब टाइम ज्यादा लगेगा, मेनली ये है कंसर्न मेरा। फिर उसी से मैंने क्या बताया था, सुपरपोजिशन थ्योरम का ये तो ड्रॉबैक हो गया था कि जैसे जैसे नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सोर्स बढ़ेंगे वैसे वैसे टाइम कंज्यूमिंग थ्योरम बनती जाएगी, इसलिए ये थ्योरम जो है ज्यादा सोर्सेस के साथ यूज नहीं होती है इन जनरल। क्लियर है? और अगर मैं अगली बात करूं, जो एडवांटेज मैंने बताए थे सुपरपोजिशन थ्योरम से, होता क्या है हर स्टेप में एक ही सोर्स को यूज करना होता है। इस वजह से जो है जो सर्किट होता है वो बहुत इजी हो जाता है, कैलकुलेशन बहुत फास्ट होने लगती है। क्लियर है बात? तो ये सारे मैंने थ्योरी से रिलेटेड चीजें बताई थी। फिर मैंने आपको लिमिटेशन बताई और लिमिटेशन के साथ मैंने कुछ नोट पॉइंट और रख दिए थे जिससे आपके मैक्सिमम क्वेश्चन क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। ठीक है यहां तक। अब मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं जो कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सोर्स पे आधारित है, जिससे कि आपका जो 5th और 6th पॉइंट है जो मैंने मार्क कर रखा है, रेफर क्वेश्चन नंबर 5 ऑन एसपीटी, प्लीज मेंशन इट ऑन एसपीटी।
सो जिससे कि आपका ये जो 5th और 6th पॉइंट है वो भी क्लियर हो जाए। तो देखते हैं हम अपना नेक्स्ट पॉइंट जो मैं न्यूमेरिकल के माध्यम से कवर करना चाह रहा हूं। तो इसके लिए मेरे को एक न्यूमेरिकल लेना पड़ेगा, विदाउट न्यूमेरिकल जो चीजें हैं वो आसान नहीं है। क्लियर है? तो न्यूमेरिकल लेते हैं, एक देखते हैं क्या होता है इसमें। वेट, सो मैं ये पॉइंट्स नहीं मिटा रहा हूं क्योंकि मेरे को ये पॉइंट्स का मीनिंग आपको क्लियर करना है अभी। सो देखते हैं क्या है। सो आई एम टेकिंग वन न्यूमेरिकल, दैट इज 4 वोल्ट 10 ohm and we have a one dependent source and again फिर independent sources हैं and again we have an open terminal A and B and this voltage is 3 VAV. It is 4 volt 10 ohm and it is 2 ampere and this is VAB. ठीक है यहां तक। So let's see what happened. So अगर मैं बात करूं, मैंने ये कहा था कि जब हम सुपरपोजिशन थ्योरम सॉल्व करेंगे in the number of steps is only the independent source। ठीक है, यही तो बात कही थी। तो चेक करते हैं हाउ मेनी इंडिपेंडेंट सोर्सेज आर देयर। तो आपको 2 ही स्टेप्स लगाने हैं, ये ध्यान रखिएगा, और इसको आपको कुछ नहीं करना है। और दूसरी बात, जो डिपेंडेंट सोर्स है उसको ना ओपन करना है और ना उसको क्या करना है, शॉर्ट करना है। ये चीजें मुझे देखनी थी जिससे कि मेरे 5th और 6th पॉइंट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। देखते हैं 5th और 6th पॉइंट कैसे क्लियर होते हैं। जो रूल है वो रूल ही रहेंगे, रूल चेंज कभी भी नहीं होंगे। ध्यान रखना, न्यूमेरिकल का लेवल चाहे कुछ भी हो, रूल्स रहेंगे, बट जो थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी है वो जरूर बढ़ जाती है न्यूमेरिकल में, और कुछ नहीं है। सो आई एम यूजिंग 4 वोल्ट एंड 4 वोल्ट की वजह से जो है फर्स्ट हमें क्वेश्चन को क्लियर करना है। हमें करना क्या था, वी हैव टू फाइंड VAB। फर्स्ट द क्वेश्चन इज फाइंड BAB यूजिंग SPT। ठीक है यहां तक। सो यूजिंग SPT यू हैव टू फाइंड VAB। नाउ हम 4 वोल्ट को कंसीडर कर रहे हैं, इसकी वजह से जो वोल्टेज है वो VAB सिंगल डैश है। उसी समय जो 2 एम्पियर है वो क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट, क्योंकि रूल्स वही है। क्लियर है? अप्लाई करते हैं रूल्स को। सो दिस इज 4, this is 10 and this becomes open and this your terminal becomes VA dash P dash। ठीक है यहां तक। नाउ क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग बनेगा आपका भी, क्योंकि आपको सारे जो प्रीवियस रूल है वो याद होने चाहिए। नाउ अब चेक करें, जो ये सर्किट है वो ओपन है, और ओपन सर्किट में जो करंट होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। ओपन सर्किट में करंट कितनी होती है, 0, बट ओपन सर्किट में वोल्टेज 0 नहीं होता है। सो आई एम अप्लाइंग द KVL। जस्ट KVL को देखते हैं। KVL क्या है, 4 minus 10 into 0 because current is 0 minus of VAB dash equals to 0. So your VAB dash is 4 volt। होप सो ये क्लियर हो गई होगी बात। नाउ आई एम यूजिंग द सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में देखते हैं क्या है हमारे पास। सेकेंड स्टेप में मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं 2 एम्पियर को यूज करना चाह रहा हूं। इसकी वजह से जो वोल्टेज होगा VAB डबल डैश, और उसी समय जो है जो हमारा 4 वोल्ट है उसको मैं क्या कर दे रहा हूं, शॉर्ट कर दे रहा हूं। अब ये ध्यान रखिए, सॉरी एक चीज हमसे काफी बड़ी गलती हो गई है, हमने एक चीज काउंट नहीं की है, दैट इज व्हाट दिस VAB। सॉरी जस्ट वेट, क्योंकि हम ये VAB लेना भूल गए थे। होल्ड ऑन। So let's complete the question again. So it's my fault. So I'm using 4 volt, इसकी वजह से जो है VAB डैश है, एंड 2 एम्पियर को हम क्या कर रहे हैं, ओपन सर्किट कर रहे हैं। So let's see again. So it is 4 volt and it is 10 ohm and this is your dependent। अब ये ध्यान रखिएगा, इसकी जो 4 वोल्ट है इसकी वजह से इसका नाम VAB डैश, और ये जो वोल्टेज सोर्स है इसका नाम है आपका
वोल्टेज सोर्स तो है ही, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, वोल्टेज पे ही डिपेंड कर रहा है, तो इसका नाम VCVS। सो अब इसका नाम बदल के क्या हो जाएगा, 3VAB डैश। ठीक है, यहां तक मैं डैश यहां लगा दे रहा हूं, सिंगल डैश, एंड दिस करंट सोर्स बिकम्स ओपन एंड दिस इज योर B एंड दिस इज योर AB डैश। होपफुली अब आपको बात समझ में आ गई होगी। तो हम आगे बढ़ते हैं। सो अगर आगे देखा जाए यहाँ पर, सो अप्लाई करते हैं, क्योंकि अब अगर हम मेंशन करें यहाँ पर, तो ये देखते हैं, ये जो ओपन पाथ है उसमें करंट कितनी होती है, 0 होती है। ओपन पाथ में अगर करंट 0 है तो सिर्फ हमें वोल्टेज ही मिलेगा। सो KVL देखते हैं, KVL क्या होगा, 4 - 10 × 0 बिकॉज करंट इज 0 इन ओपन पाथ। ना -3VAB डैश, माइनस प्लस से माइनस VAB डैश, that is equals to 0. Now 4 equals to 4 VAB dash, so your VAB dash equals to 1 volt. Now this is your first step. ठीक है, यहाँ तक फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। अब सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड स्टेप में देखते हैं क्या होता है। सेकंड स्टेप में मुझे क्या करना है, सेकंड स्टेप में मुझे 2 एम्पियर को कंसीडर करना है, 4 वोल्ट को क्या करना है, शॉर्ट करना है। सो लेट्स सी सेकंड स्टेप में क्या होगा। सो जस्ट 2 एम्पियर की वजह से ये है कितना, VAB डबल डैश, एंड उसी समय जो है 4 वोल्ट को मैं क्या कर दे रहा हूं, शॉर्ट कर दे रहा हूं। होप सो इतनी बात समझ में आ रही होगी आपको। तो लेट्स शॉर्ट द वोल्टेज सोर्स एंड इट इज 2 ohm, sorry 10 ohm, and this is your voltage controlled voltage source. This is plus minus and its value is 3 VAB double dash, and this is your current source. Hopefully ये बात समझ में आ रही होगी आपको। and this is VAB double dash, and what is the value of current source, 2 ampere. Clear है। Now this is your diagram with respect to the step number 2. बढ़ते हैं आगे। So how we can get the VAB double dash, and according to me, if I can apply the nodal analysis, I can get your answer very easy. So first, this is your 2 ampere, this is your 2 ampere. Now this voltage is across this current source, so this point voltage is also VAB double dash, but this is an open branch, so 0 ampere current. Please listen carefully. First मैं फिर से दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये जो करंट सोर्स की वैल्यू यहाँ तक इन है, और ये जो VAB डैश है, दिस इज योर AB टर्मिनल था, ये इस करंट सोर्स के क्रॉस है, यानी कि जो करंट सोर्स के क्रॉस वोल्टेज है VAB डैश है, दैट मींस इस पॉइंट का वोल्टेज भी कितना हो गया, VAB डबल डैश। नाउ अब हम अप्लाई करते हैं, आप चाहे नोडल लगा लीजिए, और इसमें बहुत अच्छे तरीके से जो है KVL भी लग जाएगा अगर आप लगाना चाहें तो, बट मैं नोडल से सॉल्व कर रहा हूं। VAB डबल डैश फोर प्लस 3 VAB डबल डैश डिवाइड बाई 10 इज द करंट इन दिस ब्रांच। क्लियर है। प्लस 0 because this current is 0, minus 2 equals to 0 because this current is incoming. Now we have 4 VAB double dash upon 10 equals to 2. So 4 VAB double dash equals to 20. Now VAB double dash equals to 5 volt. ठीक है यहाँ तक। So we have covered the second step. Now the third step, the voltage VAB due to both sources, due to the 4 volt as well as the 2 ampere current source. So just write carefully, this VAB equals to what? VAB single dash plus VAB double dash. Now VAB1 is what? 1 volt and another is 5. So that is your 6 volt answer. Now अब हमें जो कंक्लूजन देने हैं वो चेक कर लेते हैं कि हमारे कंक्लूजन सही है या
नहीं है। अब जरा ध्यान रखिए, जो मैंने नोट पॉइंट लिख रखे थे उनसे रिलेटेड जो क्वेरी थी वो क्लियर कर लेते हैं। नंबर ऑफ स्टेप्स रिक्वायर्ड इन सुपरपोजिशन थ्योरम इज ओनली इंडिपेंडेंट सोर्स। देखिए हमने स्टेप्स कितनी बार लगाए, पहला स्टेप 4 वोल्ट की वजह से और दूसरा स्टेप किसकी वजह से, 2 एम्पीयर की वजह से। सो ये बात क्लियर हो गई होगी कि सुपरपोजिशन थ्योरम जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं जो किसकी वजह से आते हैं, दैट इज ओनली फॉर इंडिपेंडेंट सोर्स। नेक्स्ट जो हमारा क्वेरी थी वो थी इन सुपरपोजिशन थ्योरम डिपेंडेंट सोर्सेज आर लेफ्ट इनएक्टिव व्हाइल द इंडिपेंडेंट सोर्सेज आर डीएक्टिव। नाउ जब हमने सुपरपोजिशन थ्योरम सॉल्व करी, देखिए यहाँ पर 4 वोल्ट को यूज करा, बट उस समय करंट सोर्स को क्या करा, ओपन, बट जो वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स है उसको एज इट इज रखा, दैट्स द मीनिंग ऑफ इनएक्टिव। सिमिलरली अगर मैं सेकंड स्टेप की बात करूं तो मैंने यहाँ 2 एम्पियर को यूज करा, बट जो 4 वोल्ट था उसको मैंने क्या किया, शॉर्ट कर दिया, बट जो वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स था, डिपेंडेंट सोर्स था, हमने उसके साथ कुछ भी नहीं किया, ना ओपन किया ना शॉर्ट किया। मैंने फिर बताया ये जो डिपेंडेंट सोर्सेज होते हैं इनके इंटरनल रेजिस्टेंस पता नहीं होते, इस वजह से हम ना इनको ओपन करते हैं ना शॉर्ट करते हैं। क्लियर हो गई बात? तो होपफुली ये सारे जो लिमिटेशन है और जो आपके नोट पॉइंट है वो कवर हो गए होंगे। नाउ आई हैव लेफ्ट वन क्वेश्चन इन योर माइंड, व्हाई एसपीटी इज नॉट यूज्ड फॉर द पावर कैलकुलेशन एंड एट व्हाट कंडीशन इट कैन बी यूज्ड फॉर द पावर कैलकुलेशन। लेट्स सी इट्स at what condition we can apply the superposition theorem। देखते हैं आगे।